¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! माँ बचपन में कहती थी कि बुरे काम करने वाले को राक्षस नर्क लेके जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए पता चला कि धरती पर तो इंसान ही सबसे बड़ा राक्षस है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही राक्षस की कहानी सुनाने वाली हूँ। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद से सवाल करने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है, किसी की इंसानियत इतनी ज्यादा कैसे मर सकती है। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े सीरियल किलर की, जिसने दावा किया कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। सीरियल किलर्स के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किलिंग्स का रिकॉर्ड है इसके पास। 7 साल के ही अंदर इस आदमी ने 200 से भी ज्यादा लड़कों का कत्ल किया। पुलिस का तो ये भी अनुमान है कि विक्टिम्स की संख्या 400 से भी ज्यादा की है। मैं बात कर रही हूँ लुइस गाराविटो की, AKA द बीस्ट ऑफ कोलंबिया। तो बात है 1957 के आसपास की। कोलंबिया में युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ केओस मचा हुआ था और इसी भगदड़ के बीच गिनोवा शहर में 25 जनवरी को एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम था लुइस गाराविटो। परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते बहुत कम उम्र से ही लुइस के कंधों पर काफी जिम्मेदारियां आ गई थी और इन सब के बीच भी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके सिर पर थी वो थी अपने माँ और 7 भाई बहनों को उनके ही पिता से बचाने की। लुइस बताता है कि कैसे बचपन में हर रोज उसके पिता शराब पीकर आते थे और उसकी माँ और भाई बहनों को बुरी तरह से मारा पीटा करते थे। जब बड़ा बेटा होने के नाते वो बीच में आके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता तो उसे सबसे ज्यादा मार पड़ती। लुइस बताता है कि पूरी जिंदगी में एक बार भी उसके पिता ने उससे सीधी मुंह बात नहीं की। जब भी उसे बुलाया गालियों से ही बुलाया। लेकिन फिर भी परिवार में इतनी मुश्किलें होने के बाद भी लुइस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और लुइस अब बड़ा हो गया था। कोलंबिया में युद्ध का माहौल देखते हुए लुइस का परिवार गिनोवा शहर को छोड़कर अब सिलेनिया में आ गया था। सिलेनिया में लुइस ने अपनी स्कूलिंग शुरू की और उसे एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ से चीजें बेहतर हो जाएंगी, मगर अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। घर पर तो मुश्किलें थी ही, लेकिन स्कूल में भी जाकर लुइस को सुकून नहीं मिला। बच्चे लुइस का मजाक बनाते थे, उसे लुइस गाराविटो कर चिढ़ाते थे, क्योंकि गाराविटो शब्द का मतलब स्पेनिश में डूडल करना होता है। अपने अगल बगल इतनी नफरत की वजह से लुइस के मन में भी अब उस नफरत ने घर कर लिया था। इस नफरत का नतीजा कितना भयानक हुआ उसे कोलंबिया ही नहीं बल्कि पूरे देश ने सालों सालों तक याद रखा। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में 19 घंटे लगाए हैं और सब्सक्राइब करने में शायद आपको 19 सेकंड भी न लगे। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज बैक टू द स्टोरी। घर में आर्थिक तंगी होने के कारण 5th क्लास में ही लुइस ने स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। स्कूल छोड़ने के बस 1 साल बाद ही जब लुइस 12 साल का था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लुइस के पड़ोसी ने कई बार उसके साथ गलत काम किया, उसे गलत तरह से छुआ, यहाँ तक कि फिजिकली भी उसे बहुत चोट पहुंचाई। लुइस बताता है कि उसका पड़ोसी कई बार उसे बिस्तर से बांधकर उसके नाजुक जगहों पर टच करता, उन्हें लाइटर से जलाता, उन पर कट्स लगाता, यहाँ तक कि अपने दांतों से भी उन्हें दबा देता। ये दर्द कितना ज्यादा है वो बस हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इस हादसे के बाद लुइस पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर का गुस्सा अब अपने पूरे पीक पर पहुंच चुका था और इस गुस्से का सबसे पहला शिकार हुई 2 मासूम चिड़ियां, जिन्हें उसने पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। अगर आपने सीरियल किलर्स की काफी स्टोरी सुन रखी है तो आपको पता होगा कि बहुत से सीरियल किलर्स ने अपनी पहली किलिंग जानवरों पे ही आजमाई थी। उसके बाद ही उन्होंने इंसानों को टारगेट करना शुरू किया था, जैसे कि जेफरी डैमर, फ्लावर बॉय और क्यूट किलर कैंग। वैसे कैंग की स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर उसकी पूरी स्टोरी देख सकते हैं।
जानवरों का नंबर अब खत्म हो गया था और अब बारी थी इंसानों की। सबसे पहले लुइस ने अपने भाई बहनों को ही टारगेट किया। वो उन्हें जबरदस्ती बिना कपड़ों के खुद के साथ सोने के लिए कहता। जब वो सो जाते तो उन्हें गलत जगह से टच भी करता। समय बीतता गया और अब लुइस अपने एडल्टहुड में आ चुका था। पुरानी बातें भुलाकर वो अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। एक नई फैमिली शुरू करना चाहता था, बच्चे करना चाहता था। लेकिन अफसोस, समय और किस्मत दोनों ने ही लुइस का साथ नहीं दिया। बचपन में जो हादसा लुइस के साथ हुआ था, इसके वजह से उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर नपुंसकता की बीमारी हो गई थी। इन सब से तंग आकर लुइस ने अब शराब का सहारा लिया और परिवार से दूर जाकर दूसरे शहर में बस गया। वहां जाकर उसने एक बेकरी शॉप में अपनी छोटी सी नौकरी शुरू की। लुइस का गेटअप कुछ ऐसा था कि वो फॉर्मल क्लोथिंग करता, आंखों में चश्मे पहनता, काफी पोलाइट नेचर रखा और उसका ये गेटअप आंटियों को बहुत पसंद आता था। आंटियां स्पेशली बेकरी शॉप पे उससे बातें करने के लिए ही आया करती थी। बहुत से लोग तो अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर भी आ जाते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये पोलाइट दिखने वाला इंसान असल में पार्क के बाहर का शिकार करने बैठता है। जी हाँ, लुइस इस वक्त तक अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका था और वो पार्क के बाहर को टारगेट करता था ताकि वो उन्हें कर सके। लुइस के एक विक्टिम विलियम ट्रूहोलो ने बताया कि कैसे लुइस अचानक से झाड़ियों के बीच से बाहर आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने चाकू की नोक पर विलियम को डरा धमका के एकांत जगह पे लेके गया। उसके बाद उसने विलियम को फोर्स किया कि वो खुद से ही अपने कपड़े उतारे और उसके बाद उसके साथ उसने गलत किया। ये पूरा प्रोसेस विलियम के साथ 12 घंटों तक चला। आज भी विलियम जब उस हादसे को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। सन 1980 से 1992 के बीच में लुइस ने कम से कम 200 लड़कों को अपना शिकार बनाया और इन सारे विक्टिम्स के नाम वो अचीवमेंट की तरह अपनी डायरी में लिखा करता। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर 12 साल के टाइम पीरियड में कोलंबिया की पुलिस एक बार भी सीरियस हो जाती तो ये क्राइम का सिलसिला वहीं दफन हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बाद में 200 और लड़कों ने इस चीज का हर्जाना भुगता। 4 अक्टूबर 1992। इस वक्त लुइस की उम्र 35 साल थी। शाम का माहौल था। लुइस शराब पीकर पार्क के बाहर घात लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी नजर जुआन नाम के एक लड़के पर पड़ी। लुइस जुआन को काम का बहाना देकर एकांत जगह पर ले गया और उसके बाद उसके कपड़े निकालकर उसे बुरी तरह से बांधकर उसे उल्टा लटकाकर उसके एक एक हिस्से पे अपने दांत चुभाए। लेकिन जहां तक लुइस अभी तक अपने सारे विक्टिम्स को जिंदा जाने दे रहा था, वहीं आज वो दिन था जब उसने अपनी पहली किलिंग की शुरुआत की। उसने बुरी तरह से जुआन को मुक्कों से मार मार कर उसकी जान ले ली और लास्ट में उसका गला चाकू से काट दिया। खून में लथपथ होकर लुइस अपने घर आया, शावर लिया और अपनी डायरी में बैठ गया, अब एक न्यू चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर थी उसके किलिंग्स के रिकॉर्ड की। बाकी सीरियल किलर्स की तरह ही लुइस गैरावितो भी अपने विक्टिम्स की चीजों को कलेक्ट करना पसंद करता था। कभी वो अपने विक्टिम्स की स्टूडेंट आईडी लेकर जाता, कभी पिक्चर्स, और जब ये चीजें ना मिले तो उनकी चड्डियां। जब पुलिस ने गैरावितो से किलिंग का कारण पूछा तो लुइस ने बड़ा अटपटा सा जवाब दिया। उसने कहा कि एक दिन वीजा बोर्ड खेलते समय डेविल ने उसकी आत्मा उससे ले ली और इसीलिए अब वो डेविल के लिए काम करता है। जुआन के किलिंग के बाद चीजें और बदतर होती चली गई। लुइस अपने विक्टिम्स के पेन को एंजॉय करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। वक्त के साथ प्रैक्टिस कर करके लुइस ने एक पैटर्न बना लिया था। सबसे पहले वो विक्टिम्स के कपड़े निकलवाता और फिर उनके पूरी बॉडी पे पंच करता। सबसे ज्यादा उनके हाथों को। वो तब तक उनके हाथों पर मारता जब तक उनके हाथों की हड्डियां टूट के चकनाचूर नहीं हो जाती। उसके बाद वो लड़कों के प्राइवेट एरियाज पे अपने दांत चुभाता। जिंदा रहते भर में ही उनके किडनी के पास कट लगाता ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको स्लो पेन देके मार सके। जब लुइस ये सब करता तब वो बीच बीच में सिगरेट भी स्मोक किया करता, मानो वो इस प्रोसेस को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा हो।
ये सब भी जब लुइस को कम पड़ जाता तो वो अपने विक्टिम्स के जिंदा रहते भर में उनके आंखों के सामने ही उनके इंटेस्टाइन या फिर अतड़ियों को निकाल के बाहर रख देता। ये सब घंटों तक चलता और फाइनली वो गला काट कर अपने विक्टिम्स की जान ले लेता। मरने के बाद भी वो इनकी बॉडीज के साथ सोता और लास्टली बॉडी के प्राइवेट एरिया को निकाल के उनके ही मुंह में डालकर उन्हें किसी ग्राउंड में डंप कर देता। ये था लुइस गारावितो का किलिंग सिग्नेचर। ये सब सुनकर ही मेरी रूह कांप उठती है। इस इंसान ने अपने विक्टिम्स को मानो धरती पर ही नर्क दिखा दिया हो। ये सब होने के बाद तो शायद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। लुइस के विक्टिम्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उसे पकड़े जाने का डर लगने लगा था। पुलिस से बचने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर, एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म होता रहता। कभी सड़क पर सोने वाला भिखारी, कभी चर्च का पुजारी, तो कभी जादूगर। हर भेष में बस इस मॉन्स्टर को अपने शिकार की ही तलाश रहती। मानो जैसे लुइस के जीने का मकसद ही था दूसरों को मारना और तड़पाना। 7 नवंबर 1988 कोलंबिया के शहर पेरेरिया में बच्चों को फुटबॉल खेलते समय एक स्केलेटन मिला, लेकिन पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर उसके 7 दिन बाद ही 15 नवंबर को 36 बॉडी एक बड़े से गड्ढे में मिली। फिर तुरंत ही पड़ोसी के शहर में 41 बॉडीज और उसके बाद बगल के शहर कॉकस वैली में 27 बॉडी। इतनी सारी बॉडीज मिलने के बाद पब्लिक में अब पैनिक शुरू हो गया था। पुलिस पर मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ गया था। बहुत सोच समझकर कोलंबियन पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव मार्क ड्यूरन के कंधों पर दी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलिस कंफर्म हो गई कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। मगर इस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि लुइस की मल्टीपल आइडेंटिटीज मल्टीपल स्टेट्स में बन चुकी थी। मार्क और उनकी टीम पूरी तरह से हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। मगर फिर एक आग लगी और उस आग ने उन्हें कातिल तक पहुंचा दिया। 6 फरवरी 1999 लुइस मक्के के खेत में अपने न्यू विक्टिम के साथ बिजी था जब सिगरेट पीते पीते वो उसकी बॉडी के ऊपर ही सो गया। अब सिगरेट की वजह से खेत में आग लग गई और जल्दी जल्दी में लुइस वहां कुछ चीजें भूल गया। ये थे उसके जूते, अंडरवेयर, बियर की बॉटल्स और चश्मे। जब पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तो किलिंग सिग्नेचर को देखकर वो समझ गए थे कि ये उसी किलर का काम है जिसे वो इतने वक्त से ढूंढ रहे हैं। अब पुलिस के पास 5 क्लूज थे। पहला ये कि सीरियल किलर जो भी है वो जल्दी में भागा है, इसीलिए वो इतनी सारी चीजें यहीं भूल गया है। और अगर वो इतनी जल्दी में भागा है तो हो सकता है कि वो जल गया हो। दूसरा था वो चश्मा जिसमें पावर था और वो एक स्पेशल आई कंडीशन के लिए डिजाइंड था। लुइस के चश्मे का स्टाइल पुलिस को ये बता रहा था कि चश्मा 10 साल पुराने फैशन का है। उससे ये कंफर्म हुआ कि जो किलर है वो अपने 30s या 40s में है। तीसरा क्लू था वो जूते, जिससे पुलिस की बहुत ज्यादा मदद हुई। लुइस के जूतों में पैर के छाप थे, जिससे पता चला कि सीरियल किलर अपने साइज से एक बड़े साइज का जूता पहनता है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन पुलिस ने किलर के रियल शू साइज से उसकी हाइट का पता लगा लिया, जो थी 5x3 से लेकर के 5x5 फीट के बीच। और सबसे बारीक इंफॉर्मेशन जो उन्हें मिली वो ये थी कि किलर लंगड़ा कर चलता है, क्योंकि वो अपने राइट पैर पर ज्यादा प्रेशर देकर चल रहा था। चौथा क्लू था गारावितो के अंडरगारमेंट्स, जहां से पुलिस को डीएनए मिल गई। लेकिन उन दिनों डीएनए का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसीलिए सबसे अंत में लुइस की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए इस क्लू का इस्तेमाल किया। 5वीं और आखिरी क्लू थी किलर का किलिंग स्टाइल। लुइस लड़कों के नाजुक जगहों पर टारगेट करता था, जिससे पुलिस ये समझ चुकी थी कि कभी न कभी वो असॉल्ट के केस में रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। सारे एविडेंसेस और क्लू के दम पर पुलिस ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला और उसमें से 25 लोगों की लिस्ट तैयार की। पुलिस को पता था कि उनका किलर इन 25 लोगों में से कोई है और जो भी किलर है वो बर्न होगा और बर्न के लिए वो किसी डॉक्टर से मिला होगा। बस फिर क्या था, अगले ही दिन सारे न्यूज़पेपर और अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, बीस्ट ऑफ कोलंबिया को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि डिटेक्टिव मार्क को एक कॉल आता है। 4 नई बॉडीज मिली थी। किलिंग का स्टाइल वही पुराना था।
अब मार्क और उनकी टीम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी कि अगर द बीस्ट ऑफ कोलंबिया उनके सामने बैठा है तो फिर आखिर ये किलिंग्स की किसने। उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया है। असलियत में ये लुइस गैरावितो नहीं बल्कि पेब्लो पाब्लो था। एक और नाकामयाबी, मगर मार्क की हिम्मत अभी नहीं टूटी थी। उन्होंने फिर से अपनी तलाश शुरू की। 25 में से एक सस्पेक्ट बाहर हो चुका था और बचे थे और 24 सस्पेक्ट्स। वो इन 24 सस्पेक्ट्स की फैमिली से बात करना शुरू किए और फाइनली वो जा पहुंचे लुइस की बड़ी बहन के दरवाजे तक, जहां रखे हुए लुइस के बैग में उन्हें मिले क्राइम से रिलेटेड सारे न्यूज़पेपर के कटिंग्स। मार्क को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो असली बीस्ट ऑफ कोलंबिया के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अभी वो सारे एविडेंसेस को इकट्ठा कर ही रहे थे कि फिर एक कॉल आता है। पता चलता है कि हाल ही में एक लड़का लुइस के हाथ से बचकर भागा है। बिना देर किए मार्क उस लड़के को गाड़ी में बिठाते हैं और निकल पड़ते हैं लुइस को ढूंढने। अभी सड़क पर उनकी नजर किलर को ढूंढ ही रही थी कि सामने रोड के बीचों बीच उन्हें एक इंसान दिखता है। 42 वर्ष का ये इंसान जो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे। मार्क समझ गए थे कि उनकी तलाश पूरी हो चुकी है, मगर फिर भी उन्होंने तसल्ली के लिए लुइस से उसका नाम पूछा। पूछने पर इस इंसान ने खुद को लोकल पॉलिटिशियन लिजाकनो के नाम से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि वो उसके नाम की फेक आईडी भी लेके घूम रहा था। लेकिन ये सब चीजें उसको अब मार्क के हाथों से नहीं बचा सकती थी। मार्क के गाड़ी में बैठे हुए उस लड़के ने लुइस को पहचान लिया था और उसने धीरे से कहा कि यही है वो इंसान। यही था लुइस गैरावितो, द बीस्ट ऑफ कोलंबिया। मार्क ने ऑन द स्पॉट उसको अरेस्ट किया और डीएनए टेस्टिंग से ये कंफर्म हुआ कि लुइस ने ही वो सारी किलिंग हुई थी। आगे के इन्वेस्टिगेशन में लुइस पे 162 प्रूवन मर्डर के चार्जेस लगे और कोलंबियन लॉ के हिसाब से उसे 1853 साल की सजा मिलनी चाहिए थी। मगर कोलंबिया के लॉज थोड़े अलग हैं और फाइनली इतने सारे क्राइम्स का राउंड ऑफ करके उन्होंने लुइस गैरावितो को सिर्फ 40 साल की सजा सुनाई, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि क्रिमिनल्स को भी जीने का और सुधरने का हक है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर जिसने इतने घिनौने कारनामों को अंजाम दिया, उसके इन किलिंग्स की सजा थी सिर्फ 40 साल। न जाने विक्टिम्स के परिवारों पर क्या बीती होगी ये सुनकर। लेकिन लोगों के मन में एक उम्मीद थी कि शायद जेल के अंदर कोई लुइस को मार देगा, लेकिन वहां भी लोग निराश हुए, क्योंकि लुइस को जेल में किसी कैदी की तरह नहीं बल्कि किसी किंग की तरह ट्रीट किया गया। लुइस के जेल के बाहर हमेशा एक गार्ड तैनात रहता, यहाँ तक कि वहां लाइन लगी होती थी जर्नलिस्ट की, जो सिर्फ वहां उसका इंटरव्यू करने आते थे। यही नहीं बल्कि लुइस गैरावितो उनसे मोटी रकम लेता हर एक इंटरव्यू के लिए, जिस वजह से उसके ज्यादा इंटरव्यूज अवेलेबल नहीं है। इतने सारे किलिंग्स करने के बाद भी जेल के अंदर बैठे बैठे ये इंसान लाखों रुपए कमा रहा था। ये सब कम पड़ गया था कि जेल के अंदर उसे गुड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की वजह से 40 साल से उसकी सजा कम करके मात्र 22 साल कर दी। जी, मात्र 22 साल। 2023 में लुइस गैरावितो जेल से बरी होने वाला था और उसके फेसबुक फैन ग्रुप पर लोग पागलों की तरह उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मगर फिर भगवान ने जस्टिस की। कर्मा ने उसे नहीं छोड़ा। 12 अक्टूबर 2023 लुइस गैरावितो की मौत हो गई। लुइस को आई कैंसर था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके डेथ के बाद भी लोग शांत नहीं बैठे, क्योंकि लोगों को बहुत अटपटा लग रहा था कि 2023 में उसे बाहर आना था और 2023 में ही उसकी मौत हो गई। कुछ थ्योरीज का ये भी कहना है कि लुइस मरा नहीं बल्कि जिंदा है और इंटरव्यूज से जो पैसे लुइस ने बनाए उसका इस्तेमाल करके वो आराम से कहीं जी रहा है। लेकिन ऑफिशियली लुइस गैरावितो इज डेड। ऑनेस्टली इस केस ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया, वो चाहे जस्टिस सिस्टम हो या फिर पब्लिक का रिएक्शन। मतलब फेसबुक पे एक पूरा ग्रुप है जो इतने घिनौने इंसान को फेवर कर रहा है। आप कितना गिर सकते हो? भला एक सीरियल किलर को कैसे फेवर कर सकते हो? क्या एक मिनट के लिए आप वो नहीं सोचते कि उसके विक्टिम्स और उसके विक्टिम्स की फैमिली पर क्या गुजर रही होगी? वो जिंदगी भर घुटेंगे।
कितने ही ऐसे विक्टिम्स होंगे जिनकी बॉडीज उनके फैमिली तक पहुंची भी नहीं होंगी, और ऐसे लोग ऐसे इंसान के बाहर आने का जश्न मनाते हैं। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या लुइस गारावी तो जिंदा है? आप अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। और हाँ, लास्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।